2 जुलाई 1995 दिल्ली रात के करीब 11 बजे एक रेस्टोरेंट में तेज आग की लपटें उठ रही थी। पुलिस को लगा शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, लेकिन जब पुलिस अंदर पहुंची और तंदूर के पास गई तो सामने का मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। उस तंदूर में खाना नहीं, एक इंसान की लाश जलाई जा रही थी। लाश इतनी जल चुकी थी कि पहचान करना मुश्किल था। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह लाश थी नैना साहनी की, और जब पुलिस ने इस हत्या की परतें खोलनी शुरू की, शक पहुंचा उस आदमी तक जिसके साथ नैना अपनी जिंदगी बिता रही थी, सुशील शर्मा। लेकिन सवाल था, नैना को किसने मारा? उसकी लाश तंदूर तक कैसे पहुंची? और जिस आदमी को 2 अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई, उसकी फांसी सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों बदल दी? ये कहानी है भारत के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक, नैना साहनी तंदूर हत्याकांड की। साल 1995 में नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों दिल्ली की युवा राजनीति के सक्रिय चेहरे थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और बाद में शादी कर ली, लेकिन यह शादी सबके सामने नहीं हुई थी। दोनों ने अपनी शादी को छिपाकर रखा था और दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में एक फ्लैट में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। बाहर से शायद सब सामान्य लगता था, लेकिन अंदर रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा था। अदालत में आए सबूतों के मुताबिक सुशील को नैना पर शक होने लगा था। उसे लगता था कि नैना किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में है। दूसरी तरफ नैना चाहती थी कि उनकी शादी को खुले तौर पर स्वीकार किया जाए। धीरे धीरे शक और तनाव बढ़ता गया और फिर आई 2 जुलाई 1995 की रात। उस शाम नैना और सुशील अपने फ्लैट में थे। सरकारी पक्ष के अनुसार दोनों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद नैना को गोली मार दी गई। बाद में नैना के सिर से 2 गोलियां बरामद हुई। अब हत्या हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि लाश का क्या किया जाए। अगर लाश मिलती तो उसकी पहचान होती तो पुलिस उसके घर पर पहुंचती और फिर जांच सुशील तक पहुंच सकती थी। इसलिए कोशिश हुई कि लाश के साथ साथ हत्या के सबूत भी खत्म कर दिए जाएं, और इसके लिए जो तरीका चुना गया उसी ने इस मामले को हमेशा के लिए भारत के अपराध इतिहास में दर्ज कर दिया। नैना की लाश दिल्ली के आगिया रेस्टोरेंट ले जाई गई। वहां काम करने वाला एक व्यक्ति था केशव कुमार। रात के समय रेस्टोरेंट के तंदूर में लाश को जलाकर खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन यही इस पूरे अपराध की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आग इतनी तेज थी कि पुलिस का ध्यान उस तरफ चला गया। पुलिस वहां पहुंची और जांच करने पर तंदूर के पास से एक महिला की बुरी तरह जली हुई लाश बरामद हुई। अब पुलिस के सामने पहला सवाल था, यह महिला कौन है? लाश इतनी जल चुकी थी कि सिर्फ चेहरा देखकर पहचान करना आसान नहीं था। जांच आगे बढ़ी और 5 जुलाई 1995 को शव की पहचान नैना साहनी के रूप में हुई। बाद में डीएनए जांच ने भी शव की पहचान को साबित करने में मदद की। अब यह साफ हो चुका था कि नैना गायब नहीं हुई थी, बल्कि नैना की हत्या हुई थी। लेकिन तब तक सुशील शर्मा दिल्ली छोड़ चुका था। अदालत के फैसले के अनुसार वह दिल्ली से जयपुर, फिर बॉम्बे, उसके बाद मद्रास और आखिर में बेंगलोर पहुंचा। 10 जुलाई 1995 को उसे बेंगलोर में गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, हत्या के बाद किसी व्यक्ति का भाग जाना अपने आप यह साबित नहीं करता कि हत्या उसी ने की है। पुलिस के सामने एक बड़ी मुश्किल और थी, नैना की हत्या होते हुए किसी ने नहीं देखा था। कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं था जो अदालत में खड़ा होकर कह सके कि मैंने सुशील शर्मा को नैना को गोली मारते देखा था। तो फिर हत्या साबित कैसे होती? यहीं से इस मामले की असली कानूनी लड़ाई शुरू हुई। जब किसी अपराध का कोई सीधा गवाह नहीं होता, यानी आई विटनेस नहीं होता, तब अदालत अलग अलग सबूतों और हालात को जोड़कर पूरी तस्वीर देखती है। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़नी चाहिए और पूरी कहानी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आरोपी के दोषी होने के अलावा कोई दूसरी उचित संभावना ना बचे। इस मामले में भी एक एक कड़ी जुड़ती गई। नैना और सुशील साथ रहते थे, उनके रिश्ते में तनाव था और सुशील के मन में नैना को लेकर शक था। हत्या वाली शाम दोनों फ्लैट में मौजूद थे। उसी रात नैना की लाश रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने की कोशिश हुई, लेकिन इस मामले की सबसे मजबूत कड़ियों में एक थी नैना के सिर से मिली 2 गोलियां। इन गोलियों की जांच की गई और इन्हें 32 बोर की रिवॉल्वर से जोड़ा
गया जो बाद में बरामद हुई। इसके अलावा डीएनए, खून से जुड़े सबूत, लाश को जलाने की कोशिश और हत्या के बाद सुशील का फरार होना, इन सभी बातों को अदालत ने एक एक करके देखा। अदालत ने माना कि इन सबूतों की कड़ी सुशील शर्मा के दोष की तरफ जाती है। यहां कानून की एक और बहुत जरूरी बात समझिए। अपराध करने के बाद अगर कोई व्यक्ति लाश गायब करता है, खून साफ करता है, हथियार छिपाता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे अपराध के सबूत खत्म हो जाएं, तो कानून इसे भी अलग अपराध मानता है। उस समय आईपीसी की धारा 201 ऐसे ही सबूत मिटाने से जुड़ी हुई थी। इसलिए नैना की लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश सिर्फ इस कहानी का खौफनाक हिस्सा नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक गंभीर कानूनी पहलू भी था। हत्या 1995 में हुई थी, लेकिन मामले का फैसला आने में कई साल लग गए। आखिरकार 3 नवंबर 2003 को ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को नैना साहनी की हत्या का दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत और सबूत मिटाने की साजिश से जुड़े हुए अपराध में उसे दोषी ठहराया गया। लेकिन अब सवाल था कि सजा क्या होगी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, वहां भी उसे राहत नहीं मिली। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। अब 2 अदालतें कह चुकी थी कि सुशील शर्मा को फांसी दी जाए। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और यहीं इस कहानी में सबसे बड़ा कानूनी मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सबूत देखे और सुशील शर्मा की हत्या की सजा को बरकरार रखा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्दोष नहीं माना। सुशील शर्मा हत्या का दोषी था, लेकिन कोर्ट के सामने अब एक दूसरा सवाल खड़ा हो गया था। क्या इस हत्या के लिए फांसी देना जरूरी है? हम अक्सर कोई बहुत भयानक अपराध सुनते हैं और तुरंत कहते हैं ऐसे व्यक्ति को तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन अदालत सिर्फ लोगों के गुस्से या अपराध की क्रूरता देखकर फांसी का फैसला नहीं करती। भारत में फांसी सामान्य सजा नहीं है, इसे केवल बेहद असाधारण मामलों के लिए रखा गया है, जिसे कानून की भाषा में रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से भी दुर्लभ मामला कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध बेहद गंभीर था। एक महिला की हत्या की गई थी और फिर उसकी लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन सजा तय करते समय कोर्ट ने सिर्फ अपराध नहीं देखा, अपराधी से जुड़ी परिस्थितियों को भी ध्यान से देखा। क्या उसका पहले से कोई गंभीर आपराधिक इतिहास था? क्या उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं थी? क्या वह समाज के लिए ऐसा लगातार खतरा था कि उम्र कैद की सजा भी कम पड़ जाती? इन सभी बातों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां फांसी ही एकमात्र उचित सजा हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। ध्यान रखिए, वह बरी नहीं हुआ था, हत्या की सजा कायम रही, सिर्फ फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया। और यही इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। नैना साहनी का मामला हमें बताता है कि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह ना होने का मतलब यह नहीं कि आरोपी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। अगर अलग अलग सबूत आपस में जुड़कर एक ऐसी मजबूत कड़ी बनाते हों जो आरोपी के दोष की तरफ जाती हैं, तो अदालत उसके आधार पर भी सजा दे सकती है। यह मामला यह भी दिखाता है कि डीएनए, गोलियां, हथियार और दूसरे वैज्ञानिक सबूत किसी हत्या की उन परतों को खोल सकते हैं जिन्हें किसी इंसान ने अपनी आंखों से ना देखा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर खौफनाक हत्या की सजा फांसी नहीं होती। अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अदालत को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह वास्तव में ऐसा दुर्लभ से भी दुर्लभ मामला है जहां उम्र कैद पर्याप्त नहीं होगी। जरा सोचिए, एक रिश्ता जो प्यार से शुरू हुआ, फिर आया शक बढ़ता गया और रिश्ते में तनाव बढ़ता गया, फिर नैना की हत्या हो गई। लाश को तंदूर में जलाकर शायद यह सोचा गया कि ना लाश बचेगी, ना पहचान होगी और ना अपराध साबित होगा। लेकिन जिस आग से सबूत खत्म करने की कोशिश की गई थी, उसी आग ने पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर एक एक करके कड़ियां जुड़ती गई, लाश की पहचान हुई, डीएनए सामने आया, गोलियां मिली, हथियार मिला और आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचा। ट्रायल कोर्ट ने फांसी सुनाई, हाई कोर्ट ने फांसी बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी है, लेकिन यह ऐसा मामला नहीं है जहां फांसी ही
की एकमात्र सजा है। अब आखिर में एक सवाल आपसे, नैना की हत्या और उसके बाद उसकी लाश को तंदूर में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। अगर आप जज होते तो सुशील शर्मा को फांसी देते या उम्र कैद? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और भारत के ऐसे ही चर्चित आपराधिक मामलों की पूरी कहानी और उनके पीछे का कानून आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए लीगल टॉक विद हरदीप के साथ।